सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए भाग 3 हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काव्य में आज हम आधुनिक काव्य का प्रवृत्तिगत इतिहास पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र में बहुत से टॉपिक हैं। इस टॉपिक आधुनिक काव्य का प्रवृत्तिगत इतिहास ये 12 अंक का टॉपिक है। इसे आज हम पूरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। एक भी बिंदु इसमें से नहीं छोड़ेंगे। ध्यान से देखिए आधुनिक काव्य का प्रवृत्तिगत इतिहास। इस टॉपिक में हमें मुख्यतः क्या जानना है, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं कि युगों के संबंध में जानने को मिलेगा। आधुनिक काव्य जो है, इसको कई युगों में बाँट रखा है। तो किन युगों में बाँट रखा है, कितने युग हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और युगों की विशेषताओं के संबंध में जानेंगे। इसी से ही प्रश्न आता है कि विभिन्न युग हैं, इस युग की विशेषताएँ बताओ, इस युग की विशेषताएँ बताओ। केवल एक ही प्रश्न 12 अंक का होता है और आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखना होता है। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक काव्य हमने देखा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, मुख्य तौर पर उसको 4 भागों में बाँट रखा है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। इन 4 कालों में बाँट रखा है। आदिकाल के जो काव्य हैं, काव्य यानी कविताएँ हैं, उनको आदि काल की कविताएँ कहा गया, भक्ति काल की जो कविताएँ हैं, उनको भक्ति काल की कविताएँ कहा गया, भक्ति काव्य कहा गया, रीति काल की रीति काव्य कहा गया। इसी प्रकार से आधुनिक काल में जो काव्य रचे गए या जो कविताएँ रची गईं, उन्हें ही आधुनिक काव्य कहते हैं। तो ये जो आधुनिक काव्य हैं, आधुनिक काल में, इस काल में जो कविताएँ रची गई हैं, उनके इतिहास के बारे में अपन जानेंगे और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि उन कविताओं में क्या देखने को मिलता है? क्या विषय वस्तु है उन कविताओं की? जैसे आदि काल में क्या विषय वस्तु थी? जैसे भक्ति काल की अगर बात करें, तो भक्ति काल में जो विषय वस्तु थी वो भक्ति से संबंधित थी। यानी कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कोई राम की भक्ति कर रहा है, इस प्रकार से। रीति काल में बात किसकी होती है? रीति काल में बात होती है कामना की, इच्छाओं की, इच्छाओं को प्रधान में रखा गया। इसी तरीके से आधुनिक काल की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः जो आधुनिक काव्य है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? या इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं, वो क्या-क्या हो सकते हैं? कि जैसे शुरुआत कब से हुई? प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ कौन-सी हैं? बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य की विषय वस्तु क्या है? यानी ये जो आधुनिक काल में जो कविताएँ लिखी गईं, इनकी विषय वस्तु क्या थी? इनमें क्या पढ़ने को मिलता है हमारे को? आधुनिक काल के कितने भाग हैं? ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं, आधारभूत प्रश्न हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये आपकी बहुत मदद करते हैं जब आप उत्तर लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी बात से कि आधुनिक काल जो है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से अब तक, यानी इसकी शुरुआत हुई है 1850 ईस्वी में। और आधुनिक काल को बहुत से काल विभाजन भी हुए हैं इसके, जैसे कि प्रमुख जो उन काल विभाजनों को युग के नाम से जाना जाता है। बहुत से युगों में बाँट रखा है। जैसे भारतेंदु युग है, जिसकी शुरुआत 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। फिर द्विवेदी युग आया, जो कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक चला। फिर छायावादी युग आया, 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। फिर प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक और फिर नई कविताएँ 1950 ईस्वी से अब तक। तो आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत 1850 ईस्वी में हुई। 1850 यानी कि अभी भी हमारे देश में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। 1857 की क्रांति और 1850 आप देख सकते हैं। मतलब अभी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। भारत अंग्रेजों का गुलाम है। इस परिस्थिति में ही आधुनिक काल जन्म रहा है। तो आप इसको थोड़ा अपने दिमाग में रखना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव सीधे-सीधे पड़ता है कविताओं पर, कवियों पर। किस तरीके से पड़ता है वो आपको प्रवृत्तियाँ जानकर
पढ़कर समझ में आ जाएगा, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, इन जो युग हैं, अगर हमने इन युगों को पढ़ लिया ढंग से, तो हम जान पाएँगे कि आगे हमारे को क्या पढ़ना है, टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, जब हम जान चुके हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुई, तो 1850 से हुई। तो एक प्रश्न और उठता है कि इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो बात करें अगर भारतेंदु युग की, जिसकी शुरुआत 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक में बीच में हुआ। तो इस काल के बीच में कौन से प्रमुख कवि हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। बात करें द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद के नाम से भी जाना जाता है, वो हुआ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही नाम लिख रखे हैं। इस काल में, इस युग में बहुत से ऐसे प्रमुख कवि हुए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर किन-किन कवियों को हमारे को पढ़ना है, उन कवियों को मैंने रेड कलर से अंकित कर रखा है, रेड रंग से, लाल रंग से अंकित कर रखा है। तो द्विवेदी युग में हमारे को मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के विषय में पढ़ना है। आगे आता है छायावादी युग। तो छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी और मुक्ति बोध जी, इन सब के बारे में ही हमें पढ़ना है। फिर आते हैं प्रगतिवाद में। तो प्रगतिवाद की शुरुआत हुई 1936 से 1943। तो रामधारी सिंह दिनकर जी, केदारनाथ अग्रवाल जी और त्रिलोचन, जिनमें से हमें सिर्फ रामधारी दिनकर जी की ही काव्यों पर चर्चा करनी है। आगे है प्रयोगवाद, जिसमें अज्ञे और धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये प्रमुख कवि हैं, इनको याद रखना है हमें। नई कविता में यानी 1950 से अब तक जो लिखी जा रही हैं, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार और नरेश मेहता। इसमें से नरेश मेहता की जो कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तो ये तो हम जान चुके हैं आधुनिक काल के प्रमुख कवि, यानी आधुनिक जो काव्य है, वो किसने रचा, कितने युग हैं, वो सब हम आपके समक्ष इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और जानते हैं हर एक युग के विषय में। शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग की, और आधुनिक काल की शुरुआत भी इसी युग से होती है। तो आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हुआ, इसलिए इस आरंभिक कालखंड को भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग कहा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान कवि थे। उनके नाम पर ही भारतेंदु युग नाम पड़ा। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थे। समझना इसको, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। देशभक्ति और राजभक्ति, कविताओं की जो विषय वस्तु है, कविताओं में आपको क्या देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो वो थी देशभक्ति और राजभक्ति, यानी अपने देश के प्रति भक्ति की भावना। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ध्यान देना कि आधुनिक काल से पहले अगर हम बात करते हैं, तो काव्यों की जो भाषा थी, कविताओं की जो भाषा थी, वह थी ब्रज भाषा, वह थी ब्रज भाषा। लेकिन आधुनिक काल की शुरुआत में भी ब्रजभाषा रही, लेकिन खड़ी बोली की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। खड़ी बोली की शुरुआत यहाँ से गद्य में हुई थी, और धीरे-धीरे आगे जाकर आगे के जितने भी युग हैं, द्विवेदी युग हुआ, छायावादी युग हुआ, प्रगतिवादी युग हुआ, इन सभी में ब्रजभाषा को त्याग दिया गया और खड़ी बोली का उन्मुक्त रूप से प्रयोग होने लगा। तो ये एक पहला बिंदु है जो कि आपको याद रखना है, कि ब्रजभाषा का त्याग और खड़ी बोली का उपयोग। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ, जिसका माध्यम खड़ी बोली है। ध्यान रखना, खड़ी बोली। इस युग में प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता था। भारतेंदु युग में जिन साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों का बीज बोया गया, वह द्विवेदी युग में खूब फूला और फला। आगे वाला जो युग है, उसमें खूब फूला और फला। भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं, जैसे राष्ट्रीयता की भावना,
सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग्य, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। यानी ये वो विषय हैं जिन पर कविताएँ लिखी गईं, मुख्य तौर पर। जब भी हम किसी भी युग की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, इसका मतलब होता है कि उस युग में जो लिखी हुई कविता हैं, उनका विषय क्या है? उन कविताओं को पढ़कर हमारे जो मन का जो पटल है, उस पर क्या भाव अंकित होते हैं या क्या भाव आते हैं, बस वही उस युग की विशेषताएँ होती हैं। तो भारतेंदु युग की जो कविताएँ हैं, उनमें हमें राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास और इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग, यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। यानी इसमें जो खड़ी बोली थी, वो प्रतिष्ठित हो गई थी। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिसमें नव जागरण का संदेश जन-जन तक पहुँचाया गया। इस पत्रिका ने कवियों की एक नई फौज तैयार की। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध काव्य। आगे बढ़ते हैं कि द्विवेदी युग के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। एक और खड़ी बोली व्याकरण संगणित परिष्कृत एवं संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी। दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया। इस युग में ऐतिहासिकता, पौराणिकता में भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना का स्वर ही उभर कर सामने आता है। अगर हम देखें इस काल की विशेषताओं, इस युग की, द्विवेदी युग की विशेषताओं के विषय में, तो देशभक्ति, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएँ, मानव प्रेम और प्रकृति चित्रण, ये सब विशेषता हमारे को देखने को मिलती हैं। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें छायावादी युग की, तो छायावादी हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा है, जो लगभग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की प्रमुख युगवानी रही है। रोमांटिक, ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर अभी तक देश प्रेम चल रहा था, लेकिन छायावाद ऐसा युग है कि यहाँ पर जो कविताएँ हैं, उनका थोड़ा-सा मार्ग बदल गया है। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा पंत जी, महादेवी वर्मा जी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। जो मुकुटधर पांडे जी थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले छायावाद शब्द का उपयोग हुआ था। मुकुटधर पांडे जी ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। खड़ी बोली शुरुआत हुआ था भारतेंदु युग से खड़ी बोली का, धीरे-धीरे द्विवेदी युग में इसका प्रचलन बढ़ा और फिर छायावाद में बिल्कुल प्रतिष्ठित हो गई ये, कि अब जब जो भी कवि थे वो ब्रज भाषा के विषय में सोचते ही नहीं थे, वो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से अ, हिंदी की जो खड़ी बोली है उसमें ही रचना करना पसंद करते थे। इसके बाद ब्रज भाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। यानी वह मोड़ कौन-सा था, जिस मोड़ पर ब्रज भाषा हिंदी काव्य धारा से दूर हो गई, तो वह मोड़ था छायावाद। छायावाद यानी 1920 ईस्वी से ब्रज भाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। जो छायावाद युग था, इसने इ नए शब्द, नए प्रतीक और नए प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि किसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो छायावाद का, क्योंकि इसी युग के अंदर खड़ी बोली का बोलबाला ज़्यादा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले युग के विषय में, जिसका नाम है प्रगतिवाद। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ।
ध्यान दीजिए इसको। ये समाज के शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रकृतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। यह पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं को शोषक के रूप में चिन्हित कर उन्हें उखाड़ फेंकने की बात करता है। प्रकृतिवाद ये है। हिंदी साहित्य में प्रकृतिवाद का आरंभ 1936 से हुआ था और कहाँ तक 1943 तक माना जा सकता है। इसी वर्ष लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद जी ने। इसके बाद साहित्य की विभिन्न विधाओं में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएं हुई। प्रगतिवादी धारा के साहित्यकारों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल जी और त्रिलोचन राघव हैं। इसके बाद है प्रयोगवाद। 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। यूँ तो प्रयोग हर एक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है। जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू-शुरू में तार सप्तक के माध्यम से वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ-साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यावसान यानी उनका खत्म कहाँ हुआ? नई कविता में हो गया। यानी ये युग ऐसा था जिसमें बहुत सारे प्रयोग हुए। जो पुरानी विधाएँ थी, उनका खंडन हुआ, उनको बदला गया, उनको परिवर्तित किया गया और नए-नए प्रयोग हुए। और ये जो प्रयोग थे, कहाँ खत्म हुए? इसके आगे आने वाले युग में। काव्य में अनेक प्रकार के नए-नए कलात्मक प्रयोग किए गए, इसलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता होती है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में नई कविता नए समाज के, नए मानव की, नई वृत्तियों की नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। कितनी बार यहाँ पर उन्होंने कहा कि नया, तो प्रयोग कर उन्होंने नए उसकी बात करी। प्रयोगवाद की विशेषता है कि अनुभूति व यथार्थ का संश्लेषण देखने को मिलता है कविताओं में। बौद्धिकता का आग्रह, वाद या विचारधारा का विरोध, निरंतर प्रयोगशीलता, नई राहों का अन्वेषण, साहस और जोखिम व्यक्तिवाद, ये सब विशेषताएँ हमारे को देखने को मिलती है। इसके बाद अंतिम जो युग है, वह है नई कविता, जिसकी शुरुआत होती है 1950 और अभी तक ये नया युग यानी नई कविता का युग चल रहा है कि सन 1950 ईस्वी के बाद नई कविता का नया रूप शुरू हुआ। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाई। यह कविता किसी भी प्रकार के वाद के बंधन में ना बनकर वाद मुक्त होकर रची गई। इससे पहले वाला जो प्रगतिवाद था और प्रयोगवाद था, दोनों ही कविताओं में हमारे को वाद देखने को मिलते थे। यानी कोई ना कोई कविता किसी न किसी वाद को प्रोत्साहित कर रही थी। लेकिन नई कविताओं में इन वादों से मुक्त होकर कविताएँ हमारे को देखने को मिलती हैं। नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार ना होकर एक भोगा हुआ यथार्थ जीवन है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। नई कविता में मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति में जीता है, प्रतिष्ठित हुआ है। उसने लघु मानव को, उसके संघर्ष को बार-बार वर्ण्य बनाया है। नई कविता में दोनों परिवेशों को लेकर लिखने वाले कवि हैं। दोनों परिवेश कौन से हैं? एक और ग्रामीण परिवेश और दूसरी ओर शहरी, जिसमें कुंठा, घुटन, असमानता, कुरूपता आदि का वर्णन हुआ है। नई कविता की विशेषताएँ हैं कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा हुई इसमें, नवीन सौंदर्य बोध, प्रयोगों में नवीनता, मानवतावाद, क्षणवाद को महत्व। तो आज की इस वीडियो में हमने मुख्यतः ये देखा कि आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल का इतिहास क्या है, आधुनिक काल को कुछ युगों में बाँटा गया है। हर एक युग के विषय में हमने सामान्य जानकारी लेने का प्रयास करा। अगर इतना भी हम अगर जानते हैं, तो हमारे को उत्तर लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।